मैं अपने आप को एक सियासतदान है? सियासतदान भी समझता हूँ कि कौन और सी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक? अभी मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है। अभी तक मैंने अपने आपके पास ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? प्रिंट मीडिया का बिल्कुल ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब डमी अखबारात रह गए हैं सिर्फ अपने वो डिक्लेरेशन को कायम करने के लिए। मुल्क भर के नौजवानों का एक कॉमन मसला ये है कि उन्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। बलूचिस्तान का भी यही मसला है, आपको लगता है उसे वफाक से सच्ची मोहब्बत नहीं मिली? इसमें हम रियासत पाकिस्तान की सतह पे फेल हुए हैं। जान साहब, आपने कहा कि बलोच कौम की नुमाइंदगी करने वाले मुट्ठी भर अनासर, तो ये मुट्ठी का पैमाना क्या है? मुझे नफरत है हम लोगों को कैटेगराइज करें। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महारंग बलोच अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आती हैं तो मैंने वेलकम कहेंगे। डू यू स्टैंड ऑन दैट? आप कहते आए हैं कि दहशतगर्दी की सहूलतकारी अफगानिस्तान से होती है। अफगान हुकूमत भी बहुत बार आपने कहा कि डायरेक्ट इन्वॉल्व है इस सहूलतकारी। डू यू हैव अ स्क्रिप्ट फॉर यूथ ऑफ बलूचिस्तान जिनको आप बता सकें कि सब ठीक हो जाएगा? ख़वातीन हज़रात, ट्रैफिक टॉक की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं उमर। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब। आप सूबाई वज़ीर इत्तलात रहे हैं निगरान हुकूमत में। अचकज़ई साहब, वेलकम इन द शो। उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ट्रैफिक अवेयरनेस और बलूचिस्तान की इश्यूज़ पे बात करने के लिए ये पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप बिल्कुल 21वीं सदी में रह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जान साहब, मुझे बताइएगा कि सूबाई वज़ीर इत्तलात का मनसब आपके पास रहा निगरान हुकूमत में। कैसे देखते हैं अपनी कारकर्दगी को? मुतमईन है अपनी कारकर्दगी से? इंतहाई सख्त लहजा, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ देखने को मिला हमें आपके दौर में। यकीनन बलूचिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो भी होगा उसके लिए एक चैलेंज है। बलूचिस्तान में चैलेंज कई हवालों से है। यहाँ पे बयानिए का एक चैलेंज है कि जिस तरीके से यहाँ पे झूठ बोला जाता है बयानिए के नाम पे, उसको चैलेंज करना। एंटी स्टेट जो बयानिया है उसको चैलेंज करना। इसी तरह कॉन्स्पिरेसी थेरी, साजिशी नज़रिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन नज़रियों को चैलेंज करना हुकूमत के एक अहम मिनिस्टर की हैसियत से किसी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए भी बड़ा ये चैलेंज था। और फिर बड़े बड़े ऐसे फैसले रियासत पाकिस्तान के जिन उनको डिफेंड करना हमारे ज़माने में, हमारे वक्त में शुरू हो गया था। वन डॉक्यूमेंट रजीम जो पाकिस्तान की 70 साल में हिस्ट्री में पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च किया था, उस पर बड़ी हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। हमने उसको चैलेंज किया, हमने उस बयानी को लेके गए पूरी गवर्नमेंट और बिलखसूस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से। मेरी ज़िम्मेदारी थी, टास्क था कि मैं लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करूं कि क्यों हमें वन डॉक्यूमेंट रजीम चाहिए, हमने क्यों अपने बॉर्डर्स को जो है हार्डन करना है, उनको सिक्योर करना है, क्यों लोग इंटरनेशनल पासपोर्ट पाकिस्तान का अगर ट्रेवल करना चाहते हैं, वो जिधर भी जाना चाहते हैं वो अपने साथ रखें। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ग्रे इकॉनमी का था, यानी स्मगलिंग। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो तकरीबन पिछले 50 साल से एक चैलेंज रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे गवर्नमेंट ने उस वक्त लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी मेरे मिनिस्ट्री ने बड़ा काम किया कि हम लोगों को किस तरह एतमाद मिलें कि किस तरह ये पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है ये एक बड़ा चैलेंज है और आम लोग किस तरह इससे मुतासर होंगे। और ये जो माफियाज है, नेटवर्क है, करप्शन है, दहशतगर्दी है, उसके लिए जो फंडिंग का मेन सोर्स है वो स्मगलिंग है। इस पे भी हमने कोशिश की कि हम इस बयानिए को आवाम तक पहुँचा सकें। आप जब सूबाई वज़ीर इत्तलात थे तो जो बयानिया रहा आपका, वो बयानिया हुकूमती बयानिया था और वो एक सूबाई वज़ीर की जिम्मेदारी थी। आज उस बयानिए पे कायम है? मैं समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल की हैसियत से उस बयानिए पे मैं यकीन रखता हूँ। मैं वज़ीर हूँ या नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान का जो नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ हैं उनका हर पाकिस्तानी को डिफेंड करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है जो सिर्फ झूठ, कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ और मायूसी बिकती है, उस पर लाइक्स आते हैं, उस पर लोग डॉलर कमाते हैं। तो हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस नैरेटिव का मुकाबला करें जो इस वक्त लोगों के मोबाइल में झूठ मुँह बनी है। तो हमें रियासत पाकिस्तान की बयानिए के साथ खड़ा होना चाहिए और एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए मिनिस्टर या गवर्नमेंट फंक्शनरी के भी। तो इसलिए हमारे सामने लकीर खींच दी गई है।
وداؤٹ اینی کاسمیٹکس. آپ کے خیال سے ایک عام آدمی جان اچکزئی صاحب کو جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات رہے ہیں ان کو کن الفاظ میں یاد رکھے گا؟ میں اپنے دور کو میں نے کوشش کی کہ جس طریقے سے میرے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن پیک پہ تھا، میں نے کرپشن کو تقریباً ختم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پورے مافیاز میرے خلاف تھے. بہت سے میرے دوست میڈیا میں مجھ سے ناراض ہو گئے، اور میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کے خلاف جو ہے وہ بڑا میں نے دیکھا کہ ایک بیکلاش ہے. یہ میں نے بڑی سنجیدہ کوشش کی اور الحمدللہ کافی حد تک میں کامیاب ہو گیا. دوسری بات یہ کہ میں نے کوشش کی کہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، جس طریقے سے ریاستی بیانیے کو انفارمیشن منسٹری کی حیثیت سے لے جانے کی ضرورت ہے، میں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی. اسی طرح باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کے، اسی طرح ریاست پاکستان کے، میڈیا کے، سول سوسائٹی کے، ان سب کے ساتھ میں نے ایک الائنمنٹ جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی، تاکہ ہم ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جو ریاستی مفادات ہیں ان کا دفاع کریں، پبلک ڈومین میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں. یہ میری لیگیسی ہے. رائٹ. اچکزئی صاحب، آپ ایک سیزنڈ صحافی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کسی کو بھی، ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں ہے. آپ دنیا بھر کے بڑے بڑے صحافتی اداروں کے ساتھ انٹیکٹ رہے، ان کے لیے کام کرتے رہے. بلوچستان میں آپ نے صحافتی ذمہ داریاں سر انجام دیں. آپ ایک بزنس مین بھی ہیں، آپ اینالسٹ بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہیں آپ؟ میں اپنے آپ کو ایک سیاستدان سیاستدان بھی سمجھتا ہوں کہ کون سی سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق؟ ابھی میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ابھی تک میں نے اپنے آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ 2018 فیب تک آپ مسلم لیگ نون میں ہوتے ہیں اور آپ پھر ان کی پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ جمعیت میں تھے. آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، سیاست صرف پارٹی کا نام نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے، وہ ایک بیانیے کا نام ہے. آپ نے بگر پکچر کو بالخصوص اس زمانے میں جس میں سیاسی پارٹیاں بھی اسٹرگل کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح ریلیونٹ ہو جائیں، وہ عوام کو کیا بیانیہ دیں، کون سے گورننس ماڈل کو وہ آگے لائیں، جب خود وہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہی ہیں، تو ایک روایتی پارٹی کو جوائن کرنے کا آپشن جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتا. ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر نئی پارٹیاں آتی ہیں، نئے گورننس کے ایشوز ہینڈل کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہینڈل کرتے ہیں، تو چوائسیز بہت ہیں، چوائسیز بنیں گے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کا چیلنج آج سب سے اہم ہے. ہر پارٹی کے ٹیبل پہ ہے، تمام روایتی پارٹیوں کے ٹیبل پہ ہے، تمام مین سٹریم جو 3-4 پارٹیاں جن کا آپ نے نام لیے ان کے ٹیبل پہ ہے. کیا انہوں نے ان مسائل کو حل کیا؟ نہیں کیا. کیا وہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ خواہش ان کی ہے، لیکن کیا ان کے پاس صلاحیت ہے، ریسورسز ہیں، ٹیم ہے؟ اس حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں. تو جو بھی پارٹی اب اسٹیبلش ہوگی یا نئی پارٹی آئے گی، ان کو بھی یہی سوالات کا جواب دینا پڑے گا. اور میں بینگ 2 دن جو میرا ایکسپیرینس ہے سیاست میں ان چیزوں کو ترجیح دوں گا کہ اگر یہ پارٹیاں ایوالو نہیں ہوں گی، دے کین ناٹ سروائیو. میں ذاتی طور پہ اگر میں اپنی بات کروں، میں آپ کے تجزیے کا، آپ کے جو انالیسس کا بہت بڑا مداح ہوں. آپ نے 2018 میں کہا کہ مسلم لیگ نون تو ڈوب گئی، تو وہ تو صوبے میں بھی حکومت میں بھی ہے، وفاق میں حکومت میں ہے، تو تجزیہ غلط ثابت ہوا، غلط انالیسس کیا آپ نے؟ دیکھیے، کوئی تجزیہ حتمی نہیں ہوتا. یہ ایک رائے، ایک اوپینین ہے جو آپ اس وقت کے ڈائنامک کے حساب سے آپ فارم کرتے ہیں. اس وقت ڈائنامکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھے. 4-5 سال لگے ان ڈائنامک کو چینج ہوتے ہوئے. تو کوئی نجومی آئندہ 5 سال کا پریڈکشن نہیں کر سکتا. اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ شیخ رشید بن جائے گا. اوکے. اچکزئی صاحب، آپ کی صحافتی ایک کریئر رہا ہے بہت بڑا، آپ لکھتے بھی ہیں. آپ اس تاثر کو کس حد تک درست مانتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات اور بلوچستان کی مشکلات کو مین سٹریم میڈیا پہ بالکل جگہ نہیں ملتی؟ 2-4 منٹس اگر دن میں مل جائیں تو بہت ہوتے ہیں. اگر لاہور میں کوئی بھینس پانی میں بہہ جائے یا کوئی اونٹ ندی میں گر جائے تو اس کو مین سٹریم میڈیا پہ جگہ ملتی ہے، لیکن بلوچستان کے بہت سنگین گمبھیر معاملات کو جگہ نہیں ملتی. دیکھیے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ ایک پرائیویٹ وینچر ہے، ایک بزنس وینچر ہے. ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ ان کا اسٹاف ہے، امپلائیز ہے، تو انہوں نے اپنے باٹم لائن کو دیکھنا ہے. ریونیو جنریشن کہاں سے ہے؟ مین سٹریم جو ریونیو جنریشن سینٹرز ہیں وہ کراچی ہے، وہ لاہور ہے، وہ شاید ایک حد تک پشاور ہے، وہ کوئٹہ نہیں ہے. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ان کو ریونیو جنریٹ نہیں یہاں سے ہوتا، تو انہوں نے میٹر نہیں لگائے جو رائٹ جو ویونگ اور ویورشپ جو ہے متعین کرتی ہے، وہ ان علاقوں میں جہاں پہ ان کے کمرشل انٹرسٹس ہیں. لہٰذا وہ کنفائنڈ ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد ایک حد تک. مین سٹریم پاکستان ہے. بدقسمتی سے بلوچستان میں وہ نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. اگر بلوچستان اس پوزیشن میں ہے یہاں پہ
کارپوریٹ سیکٹر ڈیولپ ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ ہوتا ہے, تو پھر یہاں پہ بھی نیریٹو شیپ کرنے کے لیے, کنزمپشن کے لیے, بزنس کو یعنی ڈیولپ کرنے کے لیے مین اسٹریم اشتہار کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا. لہٰذا ان سے یہ گلہ تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ان کی کوئی اس طرح کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ایز اے پرائیویٹ کمرشل انٹیٹی ہر قیمت پہ بلوچستان کو کوریج دیں. یہ بلوچستان گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا, بلوچستان کے پبلک سیکٹر کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرح ان کے جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ بھی نظر رکھیں, اور بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کون سے طریقے اپنائیں. تو اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے جو ہو سکتا ہے, جو سندھ گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیے, جو پنجاب گورنمنٹ نے کیے, تو ہمارے لیے بھی وہ ایک چیلنج ہے اور ہم کر سکتے ہیں, یہ ڈویبل ہے. اچھا صاحب, جب ایک صحافی اپنی صحافتی ذمہ داریاں انجام دیتے دیتے کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی حکومت کا ترجمان بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ حکومت چلی جاتی ہے, اس پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی نہیں رہتی, وہ دوبارہ سے اپنی صحافتی ذمہ داریوں میں آتا ہے, کس طرح سے وہ غیر جانبدار رہ سکتا ہے؟ آپ مانتے ہیں اس تاثر کو؟ دیکھیے, جہاں پہ میں نے جرنلزم اسکول میں سیکھا ہے یا BBC کے ساتھ یا انٹرنیشنل میرا ایکسپیرینس ہے, کوئی رپورٹر اپنا رائے ایک رپورٹ میں نہیں دے سکتا. کوئی اوپینین لیڈر یا اوپینین میکر جو ہے وہ اپنی بائسنس خواہشات کو کسی بھی انالیسس کا حصہ نہیں بنا سکتا. اس کے لیے جنرل اسٹینڈرڈ اور پریکٹسز ہیں. میں جب پاکستان میں آیا UK سے, میں آئی واز شاکڈ کہ کس طریقے سے ایک رپورٹر بھی اوپینینیٹڈ پیس, یعنی ہر رپورٹ کے آخر میں اپنی رائے دے رہا ہے, ایڈوائس بھی دے رہا ہے, گائیڈ بھی کر رہا ہے, خواہشات کا اظہار کر رہا ہے. یہ بالکل جرنلزم میں یہ نو گو ایریا ہے. اسی طرح جو اوپینین میکرز ہیں, جو مطلب اس وقت بڑے بڑے یعنی ویل پیڈ ہے, ان کی بھی یہ مجبوری ہے کہ وہ سیاستدان بنتے ہیں, وہ اوپینینز ایکسپریس کرتے ہیں, وہ رائے دیتے ہیں, خواہشات دیتے ہیں, وہ یعنی لوگوں کو یعنی ایک پولیٹیکل اوپینین دیتے ہیں. یہ بھی ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے جو پاکستان کی جرنلزم میں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ بلوچستان میں جرنلزم بہت جوان ہے, جو پرنٹ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس کی ہسٹری بہت کم ہے, لہٰذا اس کے ساتھ جو پرکس ہیں, جو فیم ہے, اس کی وجہ سے بہت سے جو اوپینین میکرز ہیں وہ اس پرابلمز یا اس کا وکٹم بن جاتے ہیں کہ وہ ان بائس نہیں رہتے, جس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی پہ ہر وقت کوشچن ہوتا ہے. لہٰذا ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپینین میکرز کی ہیں. آپ کبھی بھی پاکستان میں بڑا مارک ٹیلی مجھے نہیں بتا سکتے ہیں, اون بینجان نہیں بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سنسنی خیزی ہے وہ انہیں بیچنا ہوتا ہے, ریٹنگز حاصل کرنے ہوتے ہیں, تو ان کے جو کنسٹرینٹس ہیں, ان کے جو چیلنجز ہیں وہ امپارشل ان بائسڈ اوپینین پیسز سے ڈفرینٹ ہے. اس لیے یہ مجبوری ہے ان کی کہ یہ اس طرح کے خیالات بیچیں جو آپ کو ایک بائس اوپینین نظر آئے گا, جو آپ کو تعصب نظر آئے گا. لہٰذا یہ جرنلزم کا سب سے بڑا ڈائلیما ہے پاکستان میں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, چاہے وہ اب الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے جو اب بہت کمزور ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے تمام مین اسٹریم میڈیاز کے چینلز کو اگر آپ اٹھائیں تو 1 نمبر سے لے کے 7 نمبر تک چینلز آپ کو بتائیں گے کہ فلاں پارٹی کا نظریہ بہتر ہے, اور اس کے بعد کے چینلز کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو کیا یہ ایتھیکل پریکٹسز آف جرنلزم ہے, اس کے ساتھ جاتی ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیے, اوورال پاکستان میں میڈیا ایک کرائسس کا شکار ہونے جا رہا ہے. دن کو 200 شوز, وہ بھی پولیٹکس پہ. یہ کسی بھی ملک میں دنیا میں نہیں ہوتا. آپ کتنے شوز دیکھیں گے یہ, اور وہ میں نئی چیزیں کیا ہوں گی, سیاست کو آپ کتنا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو کتنا فیڈ کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک بڑا چیلنج اب جو ہے سوشل میڈیا نے دے دیا, کیونکہ اس میں ورائٹی ہے, اس میں مرضی کی چیزیں آپ خود بھی پلانٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا الیکٹرانک میڈیا کا جو اسکوپ تھا ماضی قریب میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا ایک چیلنج ہے میڈیا کے لیے, الیکٹرانک میڈیا کے لیے, کہ کس طرح یہ جو 4+1 کا جو ماڈل ہے, 3 لوگوں بٹھاؤ اور ایک اینکر بٹھاؤ, یہ ماڈل اب فلاپ ہو رہا ہے, یہ اپنا چارم کھو رہا ہے. تو میڈیا کے لیے کوشچن ہے. دوسرا چیلنج جو ہے اوورال لوگوں کی دلچسپی کے لیے جو سامان یا جو چیزیں چاہیے وہ اب الیکٹرانک میڈیا سے کم مل رہی ہیں. میں ڈراموں کی بات نہیں کر رہا, انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ایک ڈرامہ ہٹ ہو سکتا ہے, لیکن اوورال یہ بھی ایک چیلنج ہے, کیونکہ سوشل میڈیا نے
लोगों को इतना हुक किया है कि एवरेज ये एक फिगर है कि 3 से 4 घंटे एक आम आदमी अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। तो सोशल मीडिया में इनबॉक्स में अगर आप नहीं हैं तो आप वजूद नहीं रखते। वो फ्लमजी है, वो लेस एक्यूरेट है, उसमें सनसनीखेज़ी बहुत ज़्यादा है, उसमें क्रेडिबिलिटी ना होने के बराबर है। लेकिन बहरहाल ये एक चैलेंज है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने है। आप इसको भी मानते होंगे यकीनन कि प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब उनके लिए कुछ खास गुंजाइश रही नहीं। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। प्रिंट मीडिया का बिल्कुल ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब डमी अखबारात रह गए हैं सिर्फ अपने वो डिक्लेरेशन को कायम करने के लिए। कोई आदमी नहीं पढ़ता उस तरह जिस तरह हम माजी में ख़रीदते थे। लिहाजा इट्स ऑलमोस्ट अ डेड हॉर्स। ये एक रियलिटी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सोशल मीडिया के सामने तकरीबन जो है वो अब अपना वो अहमियत खो रहा है जो 10 साल पहले था। अब उनको भी देखना है कि वो किस तरह अपने आप को रिलेवेंट, क्रेडिबल और लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए अपने आप को साबित कर सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है, दे हैव टू फेस इट। आपने वज़ीर इत्तलात होते हुए एक बार एक टीवी चैनल का विजिट किया और वहाँ आपने कहा कि जी बलूचिस्तान कराची से पुरअमन है। आर यू श्योर? देखिए, बलूचिस्तान और कराची का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कराची में आपको हर वक्त एक डर एहसास होता है। आप कहीं भी बैठे आपको फ़िक्र होती है मोबाइल की, कोई मोबाइल आप स्नैचिंग ना करे, कोई गाड़ी के अंदर ना आ जाए, कोई और वाक़या ना हो। तो एक कांस्टेंट एक आपको फ़ियर का वो होता है, एहसास होता है, जो अनफॉर्चुनेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो इतने सीवियर है कि उससे आपकी जान भी चली जाएगी, लेकिन मुसलसल जब आप टीवी देखते हैं और स्ट्रीट क्राइम्स देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि कोई भी किसी भी वक्त भी आपको अप्रोच करके, अगर आप खातून है पर्स आपसे ले सकते हैं, अगर आप मर्द है मोबाइल आपसे ले सकते हैं, और एक कांस्टेंट फियर है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए, कुछ अभी हम रिसेंट पास में हुए हैं और कुछ आगे भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक कांस्टेंट फेयर में नहीं रह रहे हैं। आप जब निकलते हैं आपको ये नहीं होता कि कोई भी आपको कोई भी हिट कर सकता है। एज ए वीआईपी मोमेंट के तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको डर लगता है, यकीनन एमपीएस या जो पब्लिक डोमेन में स्टेट नैरेटिव को आगे लेके चलते हैं उनको एक सिक्योरिटी थ्रेट है, वो टारगेट किलिंग हो सकती है, वो कोई बंदा हो सकता है। लेकिन इस तरह आम आदमी को नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको ये फेयर हो कि आपको सब्ज़ी मंडी में आप ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई आप पे हमला करेगा, आप जो है कोई दुकानदार के पास जा रहे हैं तो कोई इस तरह होगा। मुझे नहीं लगा, क्योंकि हम सब जो है हमारी फैमिलीज़, हमारे क्लोज वन, उससे हमें फीडबैक मिलता है, तो वो खौफ नहीं है जो एक कांस्टेंट आपके सर पे होता है कि कोई भी किसी भी वक्त कोई भी 2 मोटरसाइकिल आपके सामने आपकी गाड़ी के साथ जो है वो किसी भी गली में आ सकते हैं। आपने सूबाई वज़ीर इत्तलात होते हुए एक बार कहा कि जो ग्रे इकॉनमी की आप बात कर रहे थे कि ईरानी तेल की मार्केट या कारोबार अरबों रुपए का होता है बलूचिस्तान से। सूबाई वज़ीर इत्तलात होते हुए आपका ये गिला करना, शिकवा करना या आवाम से बताना, तो ये एक तासुर देता है कि इसको रोकने की जिम्मेदारी फिर किसकी है? या वो सूबाई हुकूमत की है या वफाकी हुकूमत की? और अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है? देखिए, स्टेट के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम गवर्नमेंट्स में मरकज़ी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, एक डीसी लेवल की, ये सब होलिस्टिकली पॉलिसी मेकिंग में इनका हिस्सा होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एक्सिक्यूशन में होता है। ये एक इदारा नहीं कर सकता, एक डीसी ऑफिस नहीं कर सकता, एक सूबा नहीं कर सकता। अगर आपने सिंध के सूबे का ताउन आपको नहीं मिलेगा तो आप कराची से जो सप्लाई लाइन है जो बलूचिस्तान से, और वो जो स्मगलिंग नेटवर्क है वो आप माइनस नहीं कर सकते हैं, रास्ते आप बंद नहीं कर सकते। पंजाब के साथ जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का, उसको अगर आप जो गैप से प्लग नहीं करते हैं तो ये स्मगलिंग डिमांड क्रिएट करता है। जब डिमांड क्रिएट करता है तो इसकी सप्लाई आएगी, कीमतें बढ़ेंगी। तो एक मुसलसल फैक्टर्स हैं जो बाकी स्टेक होल्डर्स की काम करने या ना करने की वजह से अफेक्ट होता है। लिहाजा ये एक पूरी इकॉनमी है और इसके जो डायनेमिक्स हैं वो सिर्फ सूबे बलूचिस्तान के नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं। उसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट का किरदार नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स के हैं, सिक्योरिटी इदारों के हैं, पुलिस के हैं, लेवीज़ के हैं, एफसी के हैं। तो ये एक ऐसा इसके लिए एक होलिस्टिक पॉलिसी मेकिंग और एक होलिस्टिक एक्सिक्यूशन चाहिए कि सब जो है वो एक अलाइंड एक टीम की तरह एक्ट करें और इस मेहनत पे काबू पाएँ। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी तक 100% नहीं हुआ, लेकिन बहुत काम हुआ है इस पे। अजक जी साहब, नौजवानों का, मुल्क भर के नौजवानों का एक कॉमन मसला ये है कि उन्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। बलूचिस्तान का भी यही मसला है? आपको लगता है उसे वफाक से सच्ची मोहब्बत नहीं मिली? देखिए, बलूचिस्तान में नौजवानों का वही मसला है जो
कराची में जवानों का है, जो पंजाब में है, क्या हम जवानों की इंगेज कर पा रहे हैं? क्या हम उनको जॉब्स दे रहे हैं? क्या हम उनकी एजुकेशन की नीड्स, हम उनकी ट्यूशन की नीड्स, उनकी स्किल बिल्डिंग, इस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट, एज ए स्टेट, एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली, माँ बाप सब की हैसियत से एक ज़िम्मेदारी या एक कमिटमेंट है हमारे यूथ के साथ या उनके हवाले से। एक बड़ा सवाल है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त हम इकॉनमी के लिहाज से ड्रिवन है, क्या हम उनके स्किल बिल्डिंग के लिए बजट हमारा क्या लेवल है, उनको हम किस तरीके से जो उनकी एजुकेशन नीड्स है पूरा कर रहे हैं, इसमें हम रियासत पाकिस्तान की सतह पे फेल हुए हैं। ये फेलियर एक मजमूई फेलियर है। अब जब आप ये रिकग्नाइज करेंगे कि एक फेलियर है तो आप उसको एड्रेस करने के लिए आप फिर पॉलिसी इनिशिएटिव लेते हैं। लिहाजा ये रियलाइजेशन है कि हमने यूथ को फेल किया है, यूथ पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि यूथ हमारी आबादी का 70% है, दे आर अंडर 30। तो अब स्किल बिल्डिंग पे तवज्जो दी जा रही है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि इस वक्त जो 40,000 ज़्यादा स्किल बिल्डिंग के सेंटर्स है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी ने अक्वायर किए और उस पर एक सिटिंग मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको लुक आफ्टर करने के लिए यानी उसको टास्क मिला है कि इनको डेवलप करें, इनको मॉडर्न यानी इंस्टीट्यूट्स बनाएं और ये हमारे जो यूथ है उनको इतना स्किल दें कि वो सऊदी अरब और यूएई और उनकी जो मॉडर्न नीड्स हैं स्किल बिल्डिंग के जो स्किल रिक्वायर्ड है उनको वो सप्लाई करें। तो ये एक इनकलाबी कदम है जो बड़ा हौसला अफजा है, क्योंकि माजी में हमने स्किल बिल्डिंग में कोई तवज्जो नहीं दी। जो इंस्टीट्यूशंस थे स्किल बिल्डिंग के वो फॉल्टी थे, वो डिसफंक्शनल थे। तो एक रियलाइजेशन है, उसके लिए काम हो रहा है। क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं, बहुत काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज़िक़ ज़ई साहब, आप सन ऑफ सॉइल हैं, मैं सन ऑफ सॉइल कहूँगा तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? देखिए, मैं समहाउ इस सेंसिटिव हूँ, मुझे नफ़रत है हम लोगों को कैटेगराइज करें। हम सब सन ऑफ सॉइल है। ये बलूचिस्तान की ये ज़मीन जितनी मेरी माँ है उतना हर पाकिस्तानी की है। जितनी सिंध की यानी एक सिंधी स्पीकिंग की माँ है वो हर पाकिस्तानी की है। ये हमारा मुल्क है, हम हर जगह हैं। मैं कराची में होता हूँ, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं पेशावर में होता हूँ, मैं कोयटा में होता हूँ। तो अगर आप सिर्फ ये कहें कि मैं सिर्फ सन ऑफ सॉइल हूँ और इसके हवाले से मेरी कोई ख़ास इम्तियाज़ है, स्टेटस है, तो आई एम सॉरी। ये हम सब पाकिस्तानी है और हर इंच जो है वो हमारी माँ है और उसकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो है हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हमारी माँ के साथ है और हमें इसको इस तरह ट्रीट करना है जिस तरह हम अपनी माँओं को ट्रीट करते हैं। राइट, चलें, आप सन ऑफ द सॉइल हैं पाकिस्तान के, ठीक है। आप बलूचिस्तान में चूंकि रहे, आप पले बड़े यहाँ पे, बलूचिस्तान में आपके हिसाब से सबसे बड़ा अहम मसला क्या है, या क्वेटा का स्पेसिफिकली सबसे बड़ा? देखिए, बलूचिस्तान में ओवरऑल जो है वो करप्शन सबसे बड़ा चैलेंज है। ओवरऑल जो मिस गवर्नेंस है, चाहे वो आप डिपार्टमेंट्स की आप बात करें, चाहे वो आप कोयटा में आबादी की आप बात करें, चाहे आप ट्रैफिक की बात करें, एक हमने डिसिप्लिन सोसाइटी को करना है, वो स्टेट क्राफ्ट के ज़रिए होता है, वो गवर्नेंस के ज़रिए होता है। लिहाजा गवर्नेंस के चैलेंजेस की वजह से हमारे बहुत से सिम्टम्स हैं, हमारी बहुत सी बीमारियाँ हैं, बहुत सी इश्यूज़ हैं जिनका हल करना हमारे लिए एक चैलेंज है। जब आप सूबाई वज़ीर इत्तलात थे तो आपने कहा कि जनवरी तक अफ़गान तारिकीन वतन अपने मुल्क हर हालत में जाएंगे। किस हद तक कामयाबी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग अब तक जा चुके हैं। जो एक कोशिशें हमने की हैं वो जारी हैं। ये पहली दफ़ा इतने लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो जा चुके हैं। अब कुछ रह गए हैं, कुछ का मतलब है शायद 2 लाख 3 लाख। तो उनके लिए भी मैसेज तो यही है, पॉलिसी यही है कि ये लोग चले गए, दे आर द नेक्स्ट। इन्होंने समहाउ जाना है, उन्होंने अपने मुल्क को आबाद करना है। तो ये एक पॉलिसी है, अब ये एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसके लिए लाजमी बात है ये गवर्नमेंट है, ये भी काम कर रही है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए और आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस। जान साहब, आप कहते आए हैं कि दहशतगर्दी की सहूलतकारी अफगानिस्तान से होती है। अफगान हुकूमत भी बहुत बार आपने कहा कि डायरेक्ट इन्वॉल्व है इस सहूलतकारी में। देखिए, ये आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको माजी का हवाला दूं, जो डॉक्यूमेंटेड है, फैक्ट है, हिस्ट्री है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर की एक हिस्ट्री है और उसके ताने बाने फ़ॉरेन कंट्रीज से हैं। एक ज़माने में सोवियत यूनियन था, रशियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान में एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुई है। लोगों को रिक्रूट किया गया, उनको मॉस्को में, पीटर्सबर्ग में ठहराया गया, उनको काबुल में जगह प्रोवाइड की गई, उनको स्पेस दी गई, उनको उस ट्रेनिंग के बदले यहाँ पे दहशतगर्दी
गर्दी के वाक़यात होते रहे थे, प्रॉक्सी ग्रुप्स ऑपरेट होते रहे, ये सोवियत यूनियन की हिस्ट्री है। फिर अफ़गानिस्तान में जब सोवियत फोर्सेस आए फिर ये सिलसिला जारी रहा। फिर इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है, जो वेव है, वो फिर इंडिया का है। इंडिया ने फिर यहाँ पे मुदाखलत की इनडायरेक्टली, उन्होंने अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की, वक्तन फ़वक्तन ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की, और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स जो है वो लॉन्च किए। एक सबसे बड़ा नेटवर्क जो अनर्थ हुआ वो कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे सामने एक फैक्ट है। इसके बाद एक और फैक्ट जो हमारे सामने है, इमाम शंबे जो एक दहशतगर्द किसी ज़माने में आज वो मेन स्ट्रीम हो गया है। रियासत पाकिस्तान को उन्होंने एम्ब्रेस किया है और रियासत ने भी उनको एम्ब्रेस किया है, उनकी तमाम ख़ताएँ माफ़ करके वो एक नेशनल स्ट्रीम में शामिल किया है। और इसके साथ जो है जो सरफराज बंगुल्ज़ई साहब हैं वो भी एक ज़माने में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहे। ये ख़ुद एक आई विटनेस के तौर पे उन्होंने सबको बताया कि किस तरीके से इंडिया ने उन्हें रिक्रूट किया, अफ़गानिस्तान में ये गए और कई और ममालिक में इनको स्पॉन्सरशिप मिली, तो उन्होंने किस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात में अपना हिस्सा डाला। तो ये हमारे सामने एक फैक्ट है, ये हक़ाइक़ हैं जिसको कोई जुटला नहीं सकता। पाक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़यात के पीछे जियो पोलिटिकल फैक्टर्स हैं कि बलूचिस्तान डेवलप ना हो, यहाँ पे गवादर इन्वेस्टमेंट ना हो। एक ज़माने में गर्म पानी तक एक्सेस का मसला था, क्योंकि रशिया को उस वक्त की सोवियत यूनियन को मिडल ईस्ट तक जाना था, तो उन्हें पानी तक एक्सेस वो पाकिस्तानी से बलूचिस्तानी से हो सकता था। लिहाजा ये जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे जो इन पावर्स के रहे हैं, और इंडिया का भी आज ये कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। और अब अफ़गानिस्तान के सरजमीन से भी वही हमें मिल रहा है दहशतगर्दी की सूरत में जो वाक़यात हैं, ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए और पाकिस्तान की जो ये रीजन है बलूचिस्तान, साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये डेवलप ना हो। बलूचिस्तान पाकिस्तान की फ्यूचर है, हमारे नस्लों की इंश्योरेंस है। अब इस इंश्योरेंस पॉलिसी को वो कैश नहीं होने दे रहे हैं। आपको याद होगा कि स्कूल में जब हम एग्ज़ाम दिया करते थे तो हमें कुछ लफ्ज़ या अल्फाज दिए जाते थे कि उस पर जुमले बनाएं। तो मैं कुछ अल्फाज बोलता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप उस पर जुमले नहीं, आप उस पर पैराग्राफ बनाएं। BYC दहशतगर्दों की एक सियासी फ्रंट है जिसकी दुनिया में माजी में मिसाल हमने आयरिश सिन्न फेन की शक्ल में देखी है। हमने तमिलनाडु जो तमिल दहशतगर्द थे उनकी लश्कर के तौर पे जो पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पे ऑपरेट कर रहे थे। तो BYC सहूलतकार सियासी फ्रंट है दहशतगर्दों की। PTM एथनिक एजेंडा फ़ज़ाहिर इनका है, लेकिन ये भी सहूलतकार हैं। वो एजेंडा जो बाकी फोर्सेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो टूट जाए सूबों में एथनिक बुनियादों पे, ये भी चाहते हैं कि लहरोबर अफ़गानिस्तान जो है बने, और पाकिस्तान का वो हिस्सा जो किसी ज़माने में अंग्रेज़ सब कॉन्टिनेंट का उस वक्त का हिस्सा था वो अफ़गानिस्तान के साथ शामिल हो जाए। तो ये भी एक प्रॉक्सी ग्रुप है। आज इनके पास ताकत नहीं है, कल अगर इनको काइनेटिक पावर मिला तो ये भी दहशतगर्दी की अमली शक्ल हमारे सामने दिखाएंगी। महारंग बलोच सॉफ्ट इमेज, सोफिस्टिकेटेड इमेज और एक फेमिनिस्ट इमेज, लेकिन असल में ये सूटर है, सूट करता है ये शख्सियत उन दहशतगर्दों का जो लोग अब उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा नई शराब है पुरानी बोतल में। जान अचकज़ई, मैं हम्बल मैन, अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज तक मुझे हर कामयाबी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। जान साहब, आप कोयटा में रहे हैं, कोयटा को आपने देखा है, अपने सामने ग्रो होते हुए देखा है। कोयटा में ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से आप क्या समझते हैं? हुकूमती जिम्मेदारी कितनी बनती है कि कोयटा में हम ट्रैफिक के मसाइल को मेन स्ट्रीम करें, इन्हें ठीक करने की तरफ तवज्जो दें? इसमें कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि कोताही हो रही है? देखिए, मेनली कोयटा शहर अंग्रेज़ों का एक बनाया हुआ उस नक्शे की बुनियाद पे बना था। जब एक ज़माने में जना रोड ब्रूस रोड था, जब लियाकत बाज़ार एंडरसन रोड था, तो एक तरीके से प्लान हुआ था जिसकी आबादी चंद हज़ार थी। आज कोयटा की आबादी 30 लाख से ज़्यादा है शायद अनऑफिशियली, लेकिन रोड वही हैं, गलियां वही हैं, हमने एक्सपेंड नहीं की, हमने पुल नहीं बनाया, ब्रिज नहीं बनाया, इनको जो है वो यानी इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिसके नतीजे में आज हर जगह ट्रैफिक जाम हमें मिलते हैं, चौक ट्रैफिक, रास्ते बंद होते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में अगर 2 मिनट नॉर्मल लगते हैं किसी शहर में, तो यहाँ पे आपको आधा घंटा लगता है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टमेंट करें, रोड बनाएं, गलियों को बनाएं, जो छोटे रोड हैं उनको यानी वसअत दें, और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ब्रिज बनाएं, जो कराची ने किए हैं, एक हद तक लाहौर ने किए हैं, वो कोयटा में भी हों और ये इम्प्लीमेंट हों।
آپ کے ایک دو جملے ہیں آپ نے کہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کے لیے بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں، اسے اور تھوڑی وضاحت اس کی کر دیں. آپ نے کہا کہ خواتین کو آگے کر کے حکومت پر دباؤ بھی تو ایک دہشت گردی ہے. یہ کس کے لیے کہا آپ نے؟ دیکھیے، میں نے مارنگ بلوچ کی بات کی. میں نے کہا کہ خواتین کو آگے لانا یہ دہشت گردی کے ایک نئے چال کے طور پہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو ڈسرپٹ نہیں کر سکتے، دہشت گردی کے واقعات نہیں کر سکتے. تو اب جب آپ خواتین کو سامنے لائیں گے تو ایک ڈی سی بیچارہ کیا کرے گا، ایک پولیس آفیسر کیا کرے گا؟ کیا وہ آنسو گیس پھینکے گا؟ کیا وہ کسی اور طریقے سے ہینڈل کرے گا؟ پھر یہاں پہ ہمارے ایک انتہائی سوسائٹی جو آنر عزت یعنی خواتین کی، ماؤں کی، بہنوں کی کرتی ہے، ہر سوسائٹی کرتی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو ایک مشکل طریقے سے آپ انتظامیہ کو یعنی چیلنج دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش ہے. آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مہرنگ بلوچ اگر مین اسٹریم پالیٹکس میں آتی ہیں تو میں ویلکم کہیں گے. ڈو یو اسٹینڈ آن دیٹ؟ دیکھیے، کوئی بھی پاکستان کے آئین کے تحت جو پاکستان کے آئین کے کنسٹینٹ ہے اس میں آپریٹ کرتا ہے، ریاست پاکستان اس کو ویلکم کرتی ہے. کسی یعنی وہ دہشت گرد جنہوں نے ہینوس کرائم میں حصہ لیا تھا آج وہ مین اسٹریم کا حصہ ہیں. تو مارنگ بلوچ کے لیے بھی سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. اجگزی صاحب، ہمسایوں کے ساتھ کسی ملک کا تعلق ہونا، مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. ساتھ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر تعلقات طالبان کے ساتھ بہتر ہونا ضروری ہیں تو ایک صوبائی وزیر اگر کہتا ہے کہ ڈائریکٹ طالبان انوالو ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی، تو کیا تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات ہو. ایک ایسا ملک جو افغانستان کے ساتھ ہمارا 2500 کلومیٹر بارڈر ہے، ایران کے ساتھ ہمارا بہت ہی بڑا بارڈر ہے لمبا، اسی طرح انڈیا کے ساتھ ہے، کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا. لیکن اگر دو ممالک آپ کی 35% آپ کی سرحدوں پہ کلیم کرتے ہیں تو دین یو ہیو گاٹ اے پرابلم. تو اب ایک یہ پرابلم ہے دونوں ہمسایوں کے ساتھ. دوسرا پرابلم یہ کہ دہشت گردی براہ راست یا انڈائریکٹلی بالواسطہ دونوں ممالک سے پاکستان میں ہوئی ہے، ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. لہٰذا یہ ایک میجر رکاوٹ ہے. اس کے ساتھ پاکستان کی خواہش ہے کہ ایکسیس و سنٹرل ایشیا کے یعنی مارکیٹ تک، پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان کی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں وہاں پہ جو ہے زندگی گزاریں. ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے امریکہ کے ساتھ جنگ مولا ہے افغانوں کے لیے، ہم نے رشیا سے جنگ مولا ہے، ہم نے بڑا انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں امن لانے میں. لیکن یہ کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ خراب ہوں. لیکن اٹ ٹیکس ٹو ٹینگو. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. آپ کیا توقع کرتے ہیں جب آپ منظم گروپوں کو پاکستان بیچتے ہیں دھماکوں کے لیے، ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کے لیے، ہمارے سپاہیوں کو، ہمارے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے، تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان ریٹرن؟ جان صاحب، آپ نے کہا کہ بلوچ قوم کی نمائندگی کرنے والے مٹھی بھر عناصر، تو یہ مٹھی کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہیں، جس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں. اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں پشتون بھی ہیں، اس میں اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ. بلوچستان ایسا خوبصورت گلدستہ ہے پاکستان کا کہ یہ انتہائی اللہ کا گفٹ ہے کہ یہ پوری کمیونٹیز 2 کروڑ سے زیادہ یہ بلوچستان میں رہ رہی ہیں اور یہ سینچری سے رہ رہی ہیں. انتظامی اس کی جو بھی وہ رہا ہے کمپوزیشن، لیکن اچھے تعلقات رہے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، سوشل میریجز، زبانیں ہمیں آتی ہیں. تو بلوچستان از اے پرفیکٹ سوسائٹی فار اینی سوسائٹی اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں. دہشت گرد ٹوٹل 900 لوگ ہیں، 10,000 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں. ان کا بیانیہ ان لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا. ان کا جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ ان لوگوں کی اسپریشنز کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. لہٰذا دہشت گرد بلوچستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے. یہ بلوچستان کی عوام کے لیے ایک پرامن بلوچستان کا جو خواب ہے وہ ان کو یعنی انڈرمائن کر رہے ہیں. جو سی پیک بلوچستان میں بنے گا، جو گوادر آئے گا، جو ڈیولپ گوادر بنے گا، ان کے سامنے رکاوٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلوچستان جو ہے وہ کسی فورن ایجنڈے کے تحت پاکستان کا حصہ نہیں رہے. لیکن کوئی بھی بلوچستانی جو یہاں رہ رہا ہے وہ اپنے خون کے بدلے میں بھی یہ خواب جو یہ ان کا ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دے گا. یہ جس بیانیے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو مٹھی بھر عناصر کی آپ بات کریں، انہیں سپورٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. سول سوسائٹی ہے، صحافتی اداروں سے وابستہ بہت بڑے بڑے صحافی ہیں اور مختلف لوگ ہیں، سیاستدان ہیں. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟
बदकिस्मती से बलूचिस्तान लोग बहुत कम आते हैं, मेन स्ट्रीम वहाँ पे जो फ़िलासफ़ी है, ओपिनियन है, नैरेटिव है, डिस्कोर्स है, वो बड़ा स्क्यूड है, यानी वो बड़ा आइसोलेटेड है, वो बड़ा जो है वो यानी उसमें रियल लाइफ इंस्टांसेस नहीं है, रियल लाइफ इनपुट नहीं है जो बलूचिस्तान की है। रियल लाइफ इनपुट क्या है? वो ये है कि बलूचिस्तान कि कुछ एथनिक पार्टियां जो एथनिक बुनियादों पे सियासत करती हैं, वो चूँकि इंटरेक्ट करती हैं नेशनल लेवल पे वहाँ पे मीडिया के साथ, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस के साथ, तो वो उनकी जहन साजी करते हैं। और ये जो एथनिक ग्रुप्स हैं, ये 1/4 ऑफ नुमाइंदगी बलूचिस्तान असम्बली में इनकी है, ना कि मेन स्ट्रीम है। इसी तरह सेनेट के लेवल पे भी, कौमी असम्बली के भी इनकी एक लिमिटेड नुमाइंदगी है। ये बयानिए को लेके वहाँ पे उनको सेंसिटाइज करते हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोगों का बयानिया वो नेशनल लेवल पे नहीं आता, क्योंकि उनके पास लॉबी नहीं होती, उनके पास ग्रुप्स नहीं होते हैं, सियासी पार्टियों का, एथनिक सियासी पार्टियों का जो लेवरेज और क्लाउट है वो नहीं है। लिहाजा इनके मसाइल और इनका जो बयानिया है वो वहाँ पे ट्रैक्शन पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से वो बलूचिस्तान को 3 सरदार समझते हैं, 4 एथनिक ग्रुप समझते हैं, और उन्हीं की बयानिया को बलूचिस्तान का बयानिया समझते हैं और बलूचिस्तान के मसाइल का हल समझते हैं, इसलिए वो इल इन्फॉर्म्ड है। आशिक जी साहब, निस्फ दर्जन जो अरकान असेंबली थे उनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आए, उनमें से कुछ डी सीट हुए, कुछ वेरिफिकेशन पे चले गए। बहैसियत सूबाई वजीर आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि शफाफ इंतखाबात हों, इसकी शफाफियत से कितने मुतमईन हैं? देखिए, शफाफ एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ये ग्राउंड रियलिटीज़ बलूचिस्तान की ये है कि ये पाकिस्तान का तकरीबन 50% हिस्सा है। यहाँ पे एक हल्का तकरीबन आधे पंजाब के बराबर है, दूसरा हल्का पूरे सिंध के बराबर है अगर आप छागी की बात करते हैं। तो इसमें लॉजिस्टिक नाइटमेयर्स होते हैं, आपको एक पेटी पहुँचाने के लिए 2 दिन भी लग सकते हैं। ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पे आपको यानी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, आप बाय हैंड और बाय रोड, यानी आप जो है पहाड़ों से होके ये आप बाय हैंड पहुँचाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में ऐसे इलाके, कोई पोलिंग स्टेशंस जहाँ पे लोग नहीं आ सके वो भी हैं, ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वाक़यात भी हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई भी गवर्नमेंट बलूचिस्तान में आइडियल इलेक्शन करा सकती है, चाहे वो निगरान हो या कोई और गवर्नमेंट हो। चैलेंजेस इलेक्शन में होते हैं, लेकिन बाय फार देवर रिलेटिवली फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए हैं। आशिक जी साहब, मुट्ठी भर अनासिर हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, उनके पीछे कौन है, मसले का हल क्या है? देखिए, 2 इक्वेशंस हैं दहशतगर्दी के बलूचिस्तान में। एक काइनेटिक डोमेन में है, जो ये टेररिज्म कर रहे हैं, जो पहाड़ों पे चंद लोग हैं, उसके खिलाफ तो स्टेट अपने पूरे ताकत से जो है वो इन्हें यानी कंटेन करना चाहिए, ये मेरी राय है। जो उनके सियासी सहूलतकार हैं उन्हें एब्सोल्युटली बैन करना चाहिए, बिलखसूस BYC। ये एक इनकी के लिए पाकिस्तान की जमहूरी ये जो सोशल माहौल है ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को, राइट ऑफ एक्सप्रेशन को, द राइट टू प्रोटेस्ट को। ये हमारे जो सॉफ्ट, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उनको इस्तेसाल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं दहशतगर्दों का। ये ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। ये ऐसे तंजीमों के लिए पाकिस्तान में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर इनको आप स्पेस देंगे और सियासी पार्टियों को भी देंगे तो फिर इनमें और सियासी पार्टियों में क्या जो है ये रह जाता है फ़र्क। दुनिया में जहाँ भी आप जाएं, कोई भी सियासी जितना भी वो तंजीम हो, अगर वो दहशतगर्दों के एजेंडे को, उनके नैरेटिव को, उनकी लाशों को रिसीव करते हैं और ये पूरे डोमेन में उनको हेल्प करते हैं, हत्ता कि उनकी सूरतकारी करते हैं, खाना पहुँचाना, उनको रात की स्टे देना, उनके लिए रिक्रूटमेंट में हेल्प करना, तो कोई भी रियासत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। रियासत पाकिस्तान शुड एक्ट एंड दे शुड बी बेन्ड। लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ स्क्रिप्ट फॉर यूथ ऑफ बलूचिस्तान जिनको आप बता सकें कि सब ठीक हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक रिच मुल्क है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हमें जो है पॉलिटिकल विल की कमी है। हमारे सियासी गवर्नमेंट्स को एक एजेंडा जो है वो अब यानी उनको एहसास होना चाहिए, मुल्क की आबादी 70% ज़्यादा यूथ है, उनके मसाइल यूथ 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 इस पे फोकस करना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को। और मैं समझता हूँ ये रियलाइजेशन है और काफ़ी हद तक इस पे लिए काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये इस पे बहुत काम होगा, क्योंकि अगर हम यूथ जो एक टाइम बॉम्ब है, अगर उनके माइंड को हम अप्रोच नहीं करेंगे, उनकी एनर्जीज़ को हम चैनलाइज नहीं करेंगे, तो हम अपने लिए बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो ये पॉलिसी लेवल पे इसकी एक्नॉलेजमेंट है, इसके लिए एक्सिक्यूशन हो रहे हैं, टास्क हो रहे हैं, काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी नस्लों के लिए पाकिस्तान एक महफूज मुस्तकबिल, इकोनॉमिकली वायबल मुस्तकबिल ऑफर करेगा। जान अजीज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए एक बड़ा मौसर आवाज़ साबित होगा। थैंक यू सो मच।